Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. It's 23rd June 2020. Today is Tuesday. Previously we studied in physics lecture chapter number 8, change of states, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. And our today's topic is evaporation. Evaporation क्या होती है, ये हमें समझने के लिए हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी पॉट में हमने एक वाटर लिया और क्या होगा कि आप लोग अगर किसी पॉट में वाटर रख दें और उसे कवर ना करें किसी भी लिड के साथ, आफ्टर 2 और 3 डेज देखेंगे कि अगर वाटर स्टार्ट में उसके फॉर एग्जांपल के इतना था, ठीक है, आफ्टर 2 और 3 डेज वो वाटर कम होके बिल्कुल वो ऑलमोस्ट इतना हो गया होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी टेम्परेचर वो जब पड़ा रहेगा ऐसे तो उसमें से वाटर वेपर्स बन के स्केप आउट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं इवेपोरेशन। इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरह से इवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। एक जो मेजर चीज़ इसमें याद रखनी है कि जब इवेपोरेशन जो हो रही होती है वो विदाउट हीट करने पे भी हो रही है। जैसे कि आपने किसी पॉट में पानी लिया और स्टार्ट में उसको फुल कर दिया, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि 3 या 4 दिन के बाद क्या होगा, वो ऑलमोस्ट हाफ रह चुका होगा। आपने उसको टेम्परेचर तो नहीं प्रोवाइड किया ना, तो खुद ब खुद ही ये एक प्रोसेस हो रहा होता है इवेपोरेशन का और इसमें से वेपर्स बन के निकल रहे होते हैं। इस चीज़ को ये बगैर हीट किए, बगैर टेम्परेचर प्रोवाइड किए ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। अब जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक और सेकंड टर्म भी आती है, वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? इवेपोरेशन के लिए जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इट इज़ विदाउट प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है। जबकि वेपोराइजेशन जो होती है वो सेम प्रोसेस है वेपोरेशन की तरह का, बस इसमें जो मेजर डिफरेंट है इन दोनों में वो ये है कि ये विदाउट हीट किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होता है एवेपोरेशन, और वेपोराइजेशन का फिनोमेना जो है प्रोसेस है वो तभी होता है जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो है फ्रॉम द एवेपोरेशन वो होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और जो वेपोराइजेशन है वो नॉट ओनली सरफेस, वो विद इन द लिक्विड आल्सो हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम डायग्राम से देखें, आप लोगों ने इसको टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया तो इस टाइम पे इसके अंदर हो रही है एवेपोरेशन। तो वो क्या हो रही होगी, वो अपर लेयर से हो रही होगी। उसकी जो वाटर की अपर लेयर है उधर से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट होंगे वो वाटर की अपर लेयर से होंगे। देन जब अपर लेयर से सारी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल कम होते होते बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको प्रोवाइड कर दें टेम्परेचर या फिर इसे हीट करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा कि वो उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर से नहीं होगी, अपर सरफेस से नहीं होगी, वो लिक्विड के अंदर से भी जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा और उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जाएगी, वो एस्केप आउट होते जाएंगे। तो दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप लोगों ने ये वाली ही डेफिनेशन करनी है। जस्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे आ रहा है विदाउट हीटिंग इट, तो वेपोराइजेशन का जब लिखेंगे तो लिख देंगे वाइल हीटिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग फॉर द इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन का जो रेट है ना, इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम कह लें कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। लेट अस चेक वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है टेम्परेचर फॉर हम लोग विंटर और समर की बात करते हैं और क्लॉथ्स की एग्जांपल के इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ आवर कॉमन ऑब्जर्वेशन के विंटर सीजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हमने अपने क्लॉथ जो हैं वो ड्राई करने हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे ड्राई होने में। लेकिन समर सीजन में हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं कि विंटर में हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर फॉल कर जाता है और सिर्फ फ्यू मोलेक्यूल्स होते हैं जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और वो एस्केप आउट होते हैं। लेकिन समर सीज़न में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा हो जाती है, उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो
ज़्यादा फास्टली एस्केप आउट होते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ और वट एवर यू टेक। तो जिस वजह से टेम्परेचर की वजह से, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी। समर में वेपोरेशन ज़्यादा होती है और विंटर में वेपोरेशन कम होती है। तो वी कैन से दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट फैक्टर जिस पे वेपोरेशन डिपेंड कर रही है वो कौन से है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के एग्जांपल हम इससे देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास डिश है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है और दूसरी साइड पे हमारे पास एक ग्लास है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। अब आप लोग देख सकते हैं कि डिश का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, मतलब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिलेगा कि वो इवेपोरेट हो जाएं। और यहाँ पे ग्लास का सरफेस एरिया कम है तो बहुत कम जो है मॉलिक्यूल्स यहाँ से एस्केप आउट होंगे। सो सरफेस एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम होगा। जो थर्ड वन फैक्टर है वो है विंड। विंड क्या देखें कि एक डिश में वाटर लिया हुआ है, उस वाटर फिल किया हुआ है, तो नॉर्मली उसके अंदर कोई भी हवा नहीं चल रही, तो क्या होगा, नॉर्मल रेट पे वाटर जो है वो इवेपोरेट होगा। जैसे ये है, यहाँ पे हम लोग विंड को कंसिडर नहीं कर रहे, कोई हवा नहीं चल रही, तो नॉर्मल इवेपोरेशन हो रही होगी। लेकिन इस केस में जब विंड बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो वो क्या होगी, हवा तेज़ी से इन मालिक्यूल्स को जो स्केप आउट हो रहे थे उनको तेज़ी से लेके उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। वो मालिक्यूल्स बहुत गायब हो जाएंगे, तो पीछे जो रह जाएंगे उनकी पीछे वही रह जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। तो विंड जब ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पे जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। जिस तरह से हर लिक्विड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हर लिक्विड के लिए डिफरेंट होता है। वाटर के लिए वो कुछ और होगा, अल्कोहल या फिर ईथर के लिए वो कुछ और होगा। अगर आप अल्कोहल या फिर ईथर को अपनी पाम पे डालें और आप लोगों को थोड़ी देर बाद फील होगा कि उसमें से जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स होंगे वो एस्केप आउट हो जाएंगे और आपको फील होगा कि हाथ पे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो पीछे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी जिन मॉलिक्यूल्स की, वो तो एस्केप आउट हो गए, और जो बाकी हैं जो पीछे रह गए उनकी काइनेटिक एनर्जी कम है। काइनेटिक एनर्जी कम है तो इट मीन्स कि उनका टेम्परेचर भी कम है, और टेम्परेचर जब फॉल करता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसी आर्टिकल में हमारे पास एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, वेपोरेशन कॉजेज कूलिंग वाई। इसका आंसर भी यही है कि ड्यूरिंग वेपोरेशन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एस्केप आउट हो जाते हैं सरफेस से, और पीछे वही रह जाते हैं जिनकी लो काइनेटिक एनर्जी है, जिस वजह से जो ओवरऑल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पीछे रहने वाले मॉलिक्यूल्स की वो कम होती है, उनका टेम्परेचर भी कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से करेंगे, ड्यूरिंग से स्टार्ट करेंगे आंसर इसका, और यहाँ तक करेंगे बॉडीज तक। ठीक हो गया, वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है, पेज नंबर 183 पे हमारे पास इवेपोरेशन से रिलेटेड एक साइड बॉक्स है। लेट अस चेक आउट कि उसके अंदर क्या है। इसमें उन्होंने बताया है कि इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग हो रही है। ये जो फ्रीजर्स और बाकी सब कुछ फ्रीजर्स और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, इनके अंदर कूलिंग किस वजह से प्रोड्यूस हो रही होती है? इवेपोरेशन के थ्रू। स्टार्ट में क्या था कि इनके अंदर फ्यूरॉन गैस यूज़ होती थी जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है एज अ रेफ्रिजरेंट गैस। इस गैस की वजह से इवेपोरेशन होती थी एंड देन कूलिंग प्रोड्यूस होती थी। लेकिन अब जैसे स्टडी की गई तो पता चला कि ये वाली गैस जो है वो कॉज बनती है ओजोन डिप्लीशन का। जब ओजोन लेयर जब जैसे जैसे डिप्लीट हो रही है तो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से डायरेक्ट अर्थ पे फॉल कर रही हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल है। तो अब क्या किया गया है कि फ्यूरॉन गैस को हम लोगों ने रिप्लेस किया है अमोनिया के साथ या फिर अदर सब्सटेंसेस जिनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं है हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने फ्यूरॉन गैस और ये अल्ट्रावायलेट रेज और रेफ्रिजरेंट गैस कौन सी है ये एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। सो आपने साइड बॉक्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। अब डायरी चेक कर लेते हैं। आज की डायरी हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, व्हाट इज इवेपोरेशन ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। ठीक है, इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसके साथ इसके अंदर ये भी क्वेश्चन आएगा वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये भी साथ ही लिखेंगे, और साथ में इसके फैक्टर्स लिखेंगे, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड और नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग वाई, ये सेपरेटली भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ड्यूरिंग से स्टार्ट करेंगे और बॉडीज तक जाएंगे। ठीक हो गया,
नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन। इसके लिए मैंने आपको आर्टिकल के स्टार्ट में ही बता दिया था इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है, कि जस्ट इवेपोरेशन में हमें हीट रिक्वायर्ड नहीं होती और वेपोराइजेशन में हीट देनी पड़ती है। और यहाँ पे जो हो रही होती है वेपोरेशन वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस, लिक्विड की सरफेस से हो रही होती है, जबकि वेपोराइजेशन में सिर्फ सरफेस से नहीं हो रही होती, विद इन द लिक्विड साथ भी हमारे पास वेपर्स बन रहे होते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आप लोग इवेपोरेशन वाली ही लिखेंगे, जस्ट यहाँ पे विदाउट हीटिंग इट की जगह पे व्हाइल हीटिंग इट लिख देंगे। क्लियर हो गया। सो जो डायरी हमारे पास बन रही है वो है चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 182 टू 183। होप सो कि आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ आ गया हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।